ओके, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के R.A. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये डिटर्मिन किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कुछ इस तरह से था। ये जो ब्लू कलर की दिख रही है इट्स अ नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट, रेड कलर की जो दिख रही है इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नीचे नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। फिर जैसे आपने घर में देखा कि पानी का एक स्प्रेयर होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, कॉलिन है, जैसे उसे साफ करते हैं तो कॉलिन का एक स्प्रे निकलता है, तो वैसे उसको बोलते हैं डिवाइस को एटमाइज़र। तो उसने एटमाइज़र में ऑयल रखा और जब उसको स्प्रे किया तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स बन के वो स्प्रे हुए। ऊपर वाली जो प्लेट थी इसमें छोटा सा पिन होल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको होल ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है पर एक्चुअली ये पिन होल दिया हुआ था। इस होल का साइज़ इतना था कि इसके थ्रू सिर्फ एक ही ऑयल का ड्रॉप जा सकता है। तो ऑयल का ड्रॉप इसके थ्रू नीचे जा रहा है। अब यहाँ से हमने लेफ्ट से क्या की, एक्स रेज डालना स्टार्ट की। एक्स रेज क्या करेंगी, इस रीजन में जो एयर है उसको आयनाइज करेंगी, तो एयर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगी। वो घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल ड्रॉप के साथ चिपक जाएंगे, मतलब ऑयल ड्रॉप उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो गिरता हुआ ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वेट mg की वजह से वो नीचे गिर रहा है। पर नीचे वाली जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी। तो उसकी रिपल्शन की वजह से इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको एडजस्ट किया जा सकता था, बढ़ाया भी जा सकता था और घटाया भी जा सकता था। तो मिलिकन ने यहाँ से माइक्रोस्कोप से वो देख रहा था कि जैसे जैसे रिपल्शन मिल रही है तो ऑयल ड्रॉप पहले तो सीधे गिरते जा रहे थे, अब जब एक्सरेज डाली तो उन्होंने नेगेटिव चार्ज लिया तो रिपल्शन की वजह से उनका गिरना थोड़ा स्लो हो गया। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी और बढ़ाई तो गिरना थोड़ा और स्लो हो गया, और बढ़ाई तो एक पॉइंट पे जो उनका डाउनवर्ड फोर्स थी mg, ये एग्जैक्टली बैलेंस हो गई अपवर्ड रिपल्सिव फोर्स से। तो पार्टिकल थे ऑयल ड्रॉप वो हवा में स्टैटिक हो गए। ठीक है, दे स्टॉप्ड फॉलिंग। अब उस टाइम हम बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग, वो हवा में टिक गया है, इट मीन्स उसके ऊपर जो लग रही फोर्सेज है वो सारी आपस में बैलेंस हो चुकी हैं। तो जो फोर्सेज है ये तो मैंने आपको बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताया कि एक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव लग रही है, mg लग रही है, पर इसमें एक विस्कस ड्रैग फोर्स भी लग रही थी जिसको उसने कैलकुलेशन में कंसीडर किया था। ठीक है, ड्रैग फोर्स, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये समझ गए आप कि डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेज बैलेंस हो जाएंगी तो ऑयल ड्रॉप गिरना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो हवा में ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा। अब इन कैलकुलेशंस को करके उसने देखा कि मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, इस ऑयल ड्रॉप ने मान लो n इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो Ne होगा। अब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, कुछ भी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर सकता है। कितने किए वी डोंट नो, पर हाँ n टाइम्स E होगा। फिर उसने अपनी कैलकुलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लगे ये होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इनटू कैपिटल E, और E को क्या लिखा, सॉरी नॉट E इनटू कैपिटल E, दिस इज द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इनटू E। तो ये इक्वेट की उसने फाइनली सारी फोर्सेस आपस में। तो वहाँ से उसने ये देखा कि जो भी चार्ज की वैल्यू वो निकाल रहा था, Q को जब वो कैलकुलेट कर रहा था, ये वैल्यू हमेशा एक स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही आ रही थी। मतलब ये हमेशा n टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी आ रही थी। मतलब कभी भी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से छोटी नहीं आई, और जब बड़ी आई तो हमेशा इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही आई, मतलब डबल आई, ट्रिपल आई, 4 टाइम्स। तो वहाँ से उसने समझा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। मतलब अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इतना चार्ज आएगा। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि दिस इज द
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एपरेटस समझ आना चाहिए कि उसने क्या किया था। ओके, तो गिरते हुए ऑयल ड्रॉप्स थे, गिरते हुए ऑयल ड्रॉप्स ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, नीचे वाली प्लेट से रिपल्शन मिली, रिपल्शन की वजह से उनका गिरना स्लो होता गया, स्लो होता 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 एक पॉइंट पे उनका गिरना रुक गया। ठीक है, तो उस टाइम उसने सारी फोर्सेस को बैलेंस किया, बैलेंस करके जो चार्ज निकाला दैट वाज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स वैल्यू, और वो वैल्यू थी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। देखो, जो हमने कैथोड रे ट्यूब में पढ़ा था कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हुआ, जस्ट उसी ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, और जो कैटायंस बने थे, कैटायंस किस तरफ भागेंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो कैटायंस भागे नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो कैटायंस की मोशन से जो रेज बनी, इनको कहा गया एनोड रेज, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को बोल दिया कैथोड रेज। तो दोनों रेज इकट्ठी आती हैं, पर इनको स्टडी अलग अलग किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये कहाँ भाग रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में कौन है? पॉजिटिव प्लेट, एनोड। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये राइट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कैथोड है। ओके, तो यहाँ से मतलब इन रेज को भी स्टडी किया गया धीरे धीरे, और इन रेज, क्योंकि इन रेज के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे कि मैंने एक एटम हाइड्रोजन का लिया और एक ले लिया मैंने ऑक्सीजन का। अगर हाइड्रोजन से एक मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन का कैटायन H पॉजिटिव। ऑक्सीजन से एक निकाल दूं इलेक्ट्रॉन तो क्या बचेगा? O पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन का हो चाहे ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा। तो किसी भी गैस से कैथोड रे बनेंगी वो सेम होंगी, पर जो दूसरा कैटायन बचा है वो तो सेम नहीं है ना। हाइड्रोजन का कैटायन का मास कुछ और है, उसके ऊपर चार्ज, अभी तो चलो मान लिया हमने कि 1 पॉजिटिव ही है, क्योंकि दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। पर ऑक्सीजन से मैं 2 भी तो निकाल सकता हूँ ना इलेक्ट्रॉन, 3 भी निकाल सकता हूँ, 4 भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मेरे बोलने का कि Q/m चार्ज बाय मास रेशियो जो एनोड रेज की होती है वो हर गैस के हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि गैस टू गैस कैटायन का मास चेंज होता जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो Q/m इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, कि कौन सी गैस आपने ली है, किसके लिए? एनोड रेज के लिए। ठीक है, जिनको कैनाल रेज भी बोलते हैं। तो इतना क्लियर है। फिर इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। उन्होंने देखा कि अगर m की वैल्यू हम स्मॉलेस्ट लें, है ना, m की वैल्यू अगर हम स्मॉलेस्ट लें तो Q/m मैक्सिमम आएगा। तो m स्मॉलेस्ट कब आ सकता है? जब सबसे लाइट आप गैस यूज़ करो। सबसे लाइट गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन यूज़ करने पे एनोड रेज आ रही थी, उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी Q/m की, मतलब मास सबसे कम है हाइड्रोजन आयन का, तो Q/m मैक्सिमम आया। और ये मैक्सिमम वैल्यू फिक्स आई, उससे ज़्यादा नहीं आ रही थी, मतलब मास उससे छोटा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर मास को आप और छोटा कर दोगे तो Q/m और बड़ा आ जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि चलो सबसे हल्की गैस यूज़ करते हैं जो लाइटेस्ट है, तो वो थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में m सबसे छोटा हो गया तो Q/m सबसे बड़ा हो गया, और ये वैल्यू हमेशा फिक्स आई। इट मीन्स कि मास को आप उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते थे। तो जो सबसे छोटा पॉजिटिव मास वाला पार्टिकल है, सॉरी, सबसे छोटे मास वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, उसको फिर नाम दिया गया प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो क्लियर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिमिलर है। डिपेंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, कैथोड रे की नहीं करती थी। फिर एनोड और कैनाल रेज सिंपली क्या है? दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस जो
एनोड से कैथोड की तरफ चलते हैं, इनकी Q/M रेशियो हमेशा कैथोड से स्मॉल होगी, हमेशा। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा हल्का होता है, प्रोटॉन हमेशा भारी होता है, तो प्रोटॉन का मास हमेशा ज़्यादा होगा, तो Q/M ऑफ एनोड रेज हमेशा ही कम आएंगी, हमेशा। ठीक है, और प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। फिर प्रोटॉन वाज करेक्टराइज्ड इन 1919 में उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन किए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है हमारे पास न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? 1932 में जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम की थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया, और उसमें उसने देखा कि एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, मतलब वो न्यूट्रल है, और उसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि 9 बेरिलियम 4 मतलब बेरिलियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल दैट इज 4He2 को बम्बार्ड कराया, और क्या मिला? 12C6 प्लस 1n0। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, और इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया अगर हम दें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, उससे भारी है प्रोटॉन, उससे भी थोड़ा सा भारी है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो याद रहेगा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक ने की, 1932 में की। किस रिएक्शन में? बेरिलियम की थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए और उससे न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए। अब नेक्स्ट इस टेबल को आप पढ़ सकते हैं एक बार कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सिंबल्स, उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं, उनके रिलेटिव चार्जेस। ठीक है, कि एब्सोल्यूट चार्ज को तो लिख दिया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, तो इसलिए इसको -1 लिखते हैं। प्रोटॉन का इतना ही चार्ज होता है पर पॉजिटिव होता है, तो उसको +1, न्यूट्रॉन पे 0। फिर मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, ठीक है, मास इन AMU और अप्रॉक्स मास। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की। देखो, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था दैट वाज प्रपोज इन 1898। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर अभी रिसेंटली किया था 1897 में। अब उसको पता लग गया कि एटम में इलेक्ट्रॉन नाम का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब अगर वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव पार्टिकल तो तब तक कोई डिस्कवर हुआ नहीं था, तब उसने अपनी थ्योरी दी कि एटम एक स्फेयर है, एटम इज अ स्फेयर इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर आप वाटरमेलन ले लो, तरबूज ले लो, उसमें जो रेड कलर है उसको पॉजिटिव चार्ज मानो, और जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स और वो बीच बीच में लगे हुए हैं। और पॉजिटिव चार्ज क्या है? मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। ठीक है, इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फेयर। तो इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया है। जैसे प्लम लगे होते हैं ना पुडिंग में, जैसे चोको चिप्स वाले बिस्किट्स, हाइड एंड सीक, तो आज की डेट में तो हम थॉमसन्स हाइड एंड सीक मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जो बिस्किट हो गया वो आपका पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है, और बीच में जो चोको चिप्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलो, चोको चिप्स मॉडल बोलो, वाटरमेलन मॉडल बोलो, सारी बातें एक ही हैं। अब इसने अच्छा काम क्या किया कि इसने कम से कम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन किया कि हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज मेंटेन्ड, कि नेगेटिव चार्ज भी बताया तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव भी बता दिया। पर ड्रॉबैक क्या थे? आज की डेट में तो हम जानते हैं कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। तो ये उसका ड्रॉबैक रहा। ठीक है, उसने कंसीडर किया कि मास यूनिफॉर्मली फैला होगा पूरे एटम पे। दूसरा, ये स्टैटिक मॉडल है। इसने ये नहीं बताया कि मान लो अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कहाँ कहाँ लगे होंगे, अपनी मर्जी से कहीं भी लगे रहेंगे।
वो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, किस एनर्जी से करेंगे, किस वेलोसिटी से करेंगे, कितने डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से। तो स्टैटिक मॉडल था, मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बताता है। और इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज का जो अरेंजमेंट है ये कैसे स्टेबल है आपस में, इलेक्ट्रॉन्स क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी कोई बात नहीं करता। तो ये था थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, अब नेक्स्ट, इसको पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल। अब नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। अब इसका भी एक पर्पज़ है कि गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि अल्फ़ा रेज क्या होती हैं, बीटा रेज क्या होती हैं और गामा रेज क्या होती हैं, और रदरफोर्ड किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो आप 1 मिनट पॉज करके वीडियो को ये पैराग्राफ जो है ये पढ़ सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या मेंशन किया गया कि एक्स रेज कैसे डिस्कवर हुई। तो एक्स रेज कैसे डिस्कवर हुई कि विल्हेल्म रॉन्टजन ने शो किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेज जो बनती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब किसी मटेरियल के साथ कोलाइड करते हैं तो वो एक नई रेज प्रोड्यूस करते हैं। और उन रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रेज फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं उन मटेरियल्स में जो कि कैथोड रे ट्यूब से बाहर रखे हुए हैं। मतलब कैथोड रे के अंदर कैथोड रेज आई, एक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक की, नई रेज बनी, वो रेज आसपास के ऑब्जेक्ट में, अगर वो फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी। तो इन रेज की नेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो सिंस रॉन्टजन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द रेडिएशन, तो उसने उनको क्या बोल दिया, एक्स रेज। और अभी भी ये नाम हम यूज़ करते हैं। तो एक्स रेज कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब भी आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी का इंटीरियर, कहीं बोन में कोई डिफॉर्मिटी है, फ्रैक्चर है, उसको स्टडी करना है तो एक्सरे यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट इज़ दे आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो क्लियर हो गया कि इट वॉज नोटिस दैट एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड effectively when electrons strike the dense metal anode called targets। तो जब भी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स डेंस मेटल की शीट से कोलाइड करेंगे तो एक्स रेज जनरेट होंगी। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि हेनरी बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशन ऐसी भी हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स से खुद ही निकलती रहती हैं। ठीक है, जिनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हो। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, तो अल्फा रेज बेसिकली क्या है, अल्फा रे इन सभी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं या जो ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है, इसके ऊपर रदरफोर्ड काम कर रहा था। तो रदरफोर्ड बेसिकली जे थॉमसन का एक स्टूडेंट भी था और वो रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर रहा था काफ़ी सालों से। तो रदरफोर्ड ने पता किया कि जो अल्फ़ा रेज हैं उन पे क्या होता है, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जिनका मास कितना है, 4 यूनिट। तो अल्फ़ा रेज बेसिकली हैं क्या, हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस को ही अल्फ़ा रे बोलते हैं। तो ये रदरफोर्ड को पता था कि अल्फ़ा रे क्या होती हैं, उन पे चार्ज कितना होता है और उनका मास कितना होता है। और दूसरी बात उसको क्या पता थी कि अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। ठीक है, अल्फ़ा रेज आर द लीस्ट पेनिट्रेटिंग, उससे 100 टाइम्स 100 गुना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है बीटा पार्टिकल्स या मतलब कैथोड रेज, और अल्फ़ा से 1000 गुना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है गामा रेज। गामा रेज पार्टिकल्स नहीं हैं, वो सिर्फ प्योर एनर्जी रेज हैं, जबकि अल्फ़ा और बीटा रेज आर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये नॉलेज रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसको हम देखेंगे कि इसीलिए तो क्योंकि उसको पता था
क्या पता था कि अल्फा पार्टिकल्स की नेचर क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं, तभी तो उसने गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पहले आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड जे थॉमसन का स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट होने की वजह से वो मानता तो था कि जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, तो वो जे थॉमसन के मॉडल को ही करेक्ट प्रूव करना चाहता था और उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। अब उसने सोचा कि अगर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को किसी शीट के ऊपर, मेटल शीट के ऊपर डाला जाए, तो जो एटम है, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है और सारे एटम्स में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो जब अल्फा पार्टिकल जाएंगी किसी पतली मेटल शीट से पास करेंगी, तो उनको एटम के पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिलनी चाहिए, पर वो रिपल्शन बहुत कम होगी। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में थ्रू आउट फैला हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है, पूरे में फैला हुआ है ना, ठीक है, तो थोड़ा 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 करके सब जगह फैला हुआ है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत कम है। तो अल्फा और एटम के पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन इतनी कम होगी कि अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे ही निकल जाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसका हाइपोथेसिस था, उसको लगता था कि ऐसा होगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या था कि ऑल अल्फा पार्टिकल्स विल गो स्ट्रेट थ्रू द प्लम पुडिंग एटम्स। तो ये उसने सोचा था कि कुछ इस तरह का होगा कि ये इनकमिंग अल्फा रेज आ रही हैं यहाँ से, ठीक है, ये अल्फा रेज आ रही हैं और ये एटम से सीधी निकल जा रही हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ओके, तो ये सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। फिर अब देखते हैं कि क्या हुआ। उससे पहले कि एक्सपेरिमेंट उसने किस तरह से डिज़ाइन किया। देखो, एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करना था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाना था एक मेटल फॉइल पे, पर मेटल फॉइल बहुत पतली होनी चाहिए थी, तो गोल्ड फॉइल यहाँ पर यूज़ की। अब गोल्ड फॉइल पे ये जो हमारे पास बॉक्स दिया गया, ये लेड का बॉक्स है। लेड के बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया जो अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है और ये बीम गोल्ड की फॉइल को क्रॉस करेगी, जाएगी, जाके सामने ये क्या है, ये जो सर्कल्स आर्क दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है? इट्स अ जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। ठीक है, इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई है, जिससे क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, दे स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दे प्रोड्यूस फ्लैश। तो छोटी सी फ्लैश जनरेट होती है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई चीज़ स्ट्राइक की है। तो उसने तो सोचा था कि सारे पार्टिकल सीधे निकल जाने चाहिए, पर कुछ उनमें से स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए, मतलब लेस देन 90 डिग्री पे, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए और कुछ वापस भी चले गए, मतलब 1 in 20,000 जिस रास्ते से आ रहे थे एग्जैक्टली उसी रास्ते पे वापस चले गए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं एक्सपेक्टेड? देखो, ये क्यों बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो आ रहे थे गोल्ड फॉइल की तरफ, दैट वॉज 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अल्फा पार्टिकल्स वर मूविंग एट अ 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड। और गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी? गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इतनी पतली गोल्ड फॉइल के साथ इतनी हाई स्पीड पे आने वाला पार्टिकल अगर अपने रास्ते पे वापस हो जाए, किससे? रिपल्शन से, तो ये तो ऐसी बात हुई, मतलब रदरफोर्ड के अपने वर्ड्स हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने एक बॉम्ब शेल फायर किया और वो एक टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि 16,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने वाला पार्टिकल अगर 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की पतली शीट से टकराने से पहले वापस हो जाए रिपल्शन से, तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट है। तो ये रहा उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अब तो रिजल्ट को देखेंगे, तो रिजल्ट को किस तरह से हम दिखा सकते हैं?
यहाँ पे। तो रिजल्ट का मतलब ऐसा है कि अगर 20,000 पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है, 20,000 पार्टिकल सीधे निकल गए, एक वापस आ गया, मतलब उस एक को कुछ ऐसा मिला जिससे इतनी रिपल्शन मिली कि वो सीधा वापस हो गया, मतलब उस एक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मिला जो बाकी 20,000 को नहीं मिला। तो मतलब अगर एटम एक स्फेयर है तो उसमें मैक्सिमम स्पेस खाली है, तभी तो 20,000 सीधे निकल पाए। एक उस जगह जाके पहुंचा था जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ नहीं है, किसी छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। इसीलिए जो अल्फा रे उस पॉइंट की तरफ आ रही थी उसको इतनी रिपल्शन मिली कि वो वापस चली गई, ठीक है। और बाकी जो इधर उधर से गए वो ऑलमोस्ट सीधे निकल गए। हाँ, जो थोड़ा नज़दीक थे वो डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल से, जो थोड़ा दूर थे वो सीधे ही निकल गए, ठीक है। तो कुछ को माइनर डिफ्लेक्शन मिली, कुछ को मेजर डिफ्लेक्शन मिली। तो ये थे एक्चुअल रिजल्ट्स। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो मेजर डिफ्लेक्शंस बाय न्यूक्लियर एटम्स। तो तब पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? एक सेंट्रल पॉइंट पे फोकस्ड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। उस सेंट्रल पॉइंट को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेंट्रल पॉइंट पे फिक्स है, उस पॉइंट को कहा गया न्यूक्लियस, और उसके आसपास का जो स्पेस है वो खाली है। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। पहली चीज आपको बतानी है मुझे नेक्स्ट क्लास तक कि वाई ओनली गोल्ड फॉयल, गोल्ड इतना महंगा है फिर भी गोल्ड फॉयल क्यों यूज की गई। सेकंड, सिर्फ अल्फा रेज ही क्यों यूज की गई, ठीक है। तो इन दोनों पे क्वेश्चन पे आपने सोचना है और नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। तो अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन, इनको आप नोट डाउन भी करेंगे, और ये जो डायग्राम है ये आप डायरेक्टली अपनी NCERT बुक से ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन इनको आपको लिखना है, ठीक है। तो साथ के साथ आप लिखते भी जाएंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्व क्या किया उसने कि ऑलमोस्ट 92% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हुए, मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री, और बहुत थोड़े लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हुए, मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ऑलमोस्ट 1 in 20,000 अपने रास्ते से वापस ही आ गया, रिट्रेस्ड इट्स पाथ, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को सोच के समझ के एनालाइज करके उसने कंक्लूड किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज हॉलो। ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन था कि मैक्सिमम स्पेस जो है एटम में वो खाली है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? सेंटर पे। तो पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, सारा का सारा मास नहीं, मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल पॉइंट जिसको न्यूक्लियस कहा गया। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी है, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है कंपैरिजन में एटम से, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी निग्लिजिबल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो देखिए उसने कहा कि एटम का जो डायमेंशन है या टोटल डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर है, जिसमें न्यूक्लियस का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻⁻15 है। तो एटम हो गया 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस हो गया 10⁻⁻15, मतलब एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन की वजह से ये घूमता है, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। किस तरह से घूमेंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसने कहा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं है कि रेस्ट पे हैं और खाली बैठे हुए हैं, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। तो उसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज द एटम, सेंटर पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है,
ठीक है, तो आप बोलते हो कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि वो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय r। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। दैट इज क्लियर। तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड के मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। तो देखिए, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या रहा कि उस ज़माने में जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है, या छोड़ो मैक्सवेल को भी छोड़ो, ये सोचो कि अगर आप भाग रहे हो, ठीक है, तो क्या आप थकोगे? तो आप बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम भागेंगे भागते रहेंगे तो थक जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो कि इलेक्ट्रॉन भी भाग रहा है तो वो भी थकना चाहिए अगर वो घूम रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स तो हमेशा चाहिए, फोर्स के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे है तो वो एक्सेलरेटेड भी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो लगातार अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा। ये मैक्सवेल ने कहा। कहाँ कहा? अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा उससे? प्रॉब्लम क्या होगी कि न्यूक्लियस लगातार उसको अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आना है, मैं बाहर ही ठीक हूँ। तो इलेक्ट्रॉन घूमता रह रहा है, पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वीक होता जा रहा है, उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो अब जब वो वीक होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता ज़्यादा। तो वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचता चला जाएगा और इस तरह से नज़दीक आते स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर कोलैप्स। ठीक है, पर उसने कहा कि न्यूक्लियर कोलैप्स हो तो नहीं रहा। अगर ऐसा हो गया तो फिर एटम में तो न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बचा, फिर एटम किस बात का हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन भी अल्टीमेटली न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था, पर नहीं होता है। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सेकंड, रदरफोर्ड का मॉडल अलग अलग एलिमेंट्स के जो लाइन स्पेक्ट्रा आते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, मतलब आपके सामने जो डायग्राम है, हाइड्रोजन के लिए अलग लाइन स्पेक्ट्रा आता है, हीलियम का अलग है, सोडियम का अलग है, मरकरी, सभी एलिमेंट्स का अलग होता है। और ऐसा है कि हाइड्रोजन कहीं से भी आप लाओगे उसका स्पेक्ट्रा ऐसा ही आएगा। तो ये जो लाइंस आ रही हैं, कलर्ड लाइंस आ रही हैं बीच में, ये क्यों आ रही हैं और ये इतने ही डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही क्यों आती हैं? तो इस लाइन स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और थर्ड, उसने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, पर कितने दूर कितने नज़दीक, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, किस स्पीड से वो घूम रहे हैं, किस रेडियस पे वो घूम रहे हैं, उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला। तो इट कुडंट एक्सप्लेन द एनर्जीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये रहे उसके मेन ड्रॉबैक्स। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और ड्रॉबैक्स तीनों याद कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अ फ्यू क्विक रिकैप कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, और जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, वी विल डिस्कस द आंसर्स टू दोज क्वेश्चन एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।